बेटा हमारे पास जो लेक्चर थे व्हीटस्टोन ब्रिज के और पोटेंशियोमीटर के, वो हमारे पास कंप्लीट हो गए थे, है ना। और आप लोगों के कहने पर जैसे कहा था न्यूमेरिकल नहीं हुए, तो न्यूमेरिकल ना हो फिर टॉपिक तो मुश्किल लगेगा ही। तो ये जो टॉपिक्स हैं कुछ चुने हुए न्यूमेरिकल हैं, एक दो आसान से होते हैं, हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत करे तुम लोगों को। तो मैंने कुछ ऐसे टॉपिक डाले हैं इसमें जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, स्पेशली व्हीटस्टोन ब्रिज का इसलिए डाला है क्योंकि आपके बोर्ड से पोटेंशियोमीटर का हट चुका है। ये तो बस इसलिए था कि चलो आपको करना आ जाए, तो बोर्ड में तो इसका टेस्टिंग होगी नहीं, और इसकी टेस्टिंग होगी तो इसके मैं थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन डालना, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल से, और इसके अलावा जब ये खत्म हो जाएगा, जितनी ही देर में खत्म होगा, इसके अलावा एक छोटे से टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 3 या 4 लेक्चर और होंगे, इससे ज़्यादा लेक्चर लगेंगे नहीं ऐसे, इसको खत्म होने में चैप्टर को, अब फिर भी हम लोग आगे देखो जरा। एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट मिला हमारे पास 20 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज याद है आप लोगों को, ऐसी कहानी हुआ करती थी, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये हमारे पास शंट हुआ करता था, और यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास वुडन स्केल हुआ करता था। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर अटैच और इस गैल्वेनोमीटर के इधर जॉब, ठीक है। और इसमें बोला कि इसका जो बैलेंसिंग लेंथ मिला ये हमें कहाँ मिला, यहाँ पर कहीं 20 सेंटीमीटर पे जाके हमें बैलेंसिंग लेंथ, ये बोला कितना मिला, 20 सेंटीमीटर। In the same experiment, when known resistance R is shunted by 10 ohm, अब ध्यान सुनो, ये हमारे पास known resistance R होता है, ये शंट होता है, ठीक है। इसने बोला जब हमारे पास रेजिस्टेंस R को शंट किया 10 ओम से, तो इस R पे शंट का मतलब बेटा हम लोगों ने ऐसे क्या लगा दिया, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। समझ में आ रहा है? The null point is found to be shifted by 10 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस x, ये जो है ये फाइंड करना होगा, ठीक है। और क्या दे रखा है हम लोगों को, इसका रेजिस्टेंस R, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, यही तो क्वेश्चन था, किधर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ बतानी है मेरे को, इसलिए मैंने आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, और इसको मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास मैं कहूँगा कि जो मेरे पास जब तक ये शंट नहीं था, केस 1 बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में जब तक मेरे पास ये वैल्यू नहीं थी, तो मेरे पास आ जाएगा R/S, मीटर ब्रिज नल पॉइंट बोल दिया, यानी कि बैलेंस कंडीशन है, और बैलेंस कंडीशन के दौरान R/S इज इक्वल्स टू बैलेंसिंग लेंथ इसकी अपॉन P/Q होता था। इसका नल पॉइंट कहाँ मिला R वाले का, 20 पर, तो ये कितना हो जाएगा 100 - L, L/100 - L, तो 100 - 20 करूँगा, 80 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास आपका रेजिस्टेंस है, जो शंट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4R हो जाएगी ना। तो जो आपके पास शंट की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 4R। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोला है कहाँ गया, when an known resistance R is shunted by 10 ohm, ध्यान सुनना, जब नॉन रेजिस्टेंस R को 10 ओम का शंट लगाया, नॉन रेजिस्टेंस R पे 10 ओम का शंट लगाया मैं, ये 10 ओम का लगाया, तब इसका ध्यान सुनना इस पॉइंट को कि इसका जो बैलेंस पॉइंट है शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर से। अब ध्यान सुनो, ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये मेरा कैसे लगा है, पैरेलल में लगा है, सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा हुआ है बेटा। पैरेलल में लगा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। अब ध्यान सुनो, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो गया तो बेटा रेजिस्टेंस कम होगा तो इसकी लेंथ भी कम होगी, इसलिए इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो यानी कि जो शिफ्टेड बाय कितना हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो ये इस तरफ शिफ्ट कर देना, यानी कि अब की बारी कितना आगे से सेकंड केस में 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जैसे ही 10 सेंटीमीटर आया, ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 हो जाएगा। 100 - L करोगे ना, 90 हो जाएगा। कहानी क्लियर है। केस सेकंड हो गया, सॉरी केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में हमारे पास इसकी नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये पैरेलल में R', इसको R' मान लेता हूँ, तो R' इज इक्वल्स टू 10 × R/10 + R चलेगा। तो R' इज इक्वल्स टू 10R/10 + R। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है बेटा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज का लगाऊंगा, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 10R/10 + R इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास ये किसका आ गया, ये तो इसका है ना, तो ये दिस अपॉन दिस, शंट तो भी रखूंगा ना बेटा, ये तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस आया, राइट।
अपॉन में मेरे पास आएगा 10, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू शंट अपॉन 90। अब इधर प्रॉब्लम आ गई, हमारे को सर सॉल्व करना आता नहीं और यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल नहीं बेटा। S की जगह पर आप क्या रख सकते हो, 4R निकाला जाएगा। तो यहाँ पे S की जगह पर 4R रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10R अपॉन 10 प्लस R, राइट, ये फर्स्ट और इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दें, 10R अपॉन 10 इंटू 10 प्लस R इज इक्वल्स टू 4R बाय 9। इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो कर सकते हैं, समझ में आ गया कैलकुलेशन तो कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कहानी थी आपके पास इस वाले क्वेश्चन की, जहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से करना है। R की वैल्यू फाइंड करने के लिए S की वैल्यू 4R रख दी, अब R की वैल्यू फाइंड आ जाएगी और R की वैल्यू फाइंड करके फिर जो आंसर आएगा तुम्हें क्या निकालना था, तो शंट निकालना था ना, शंट का रेजिस्टेंस निकालना था, तो S को फिर 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी आपकी, और सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब यहाँ पर देखना जो अगला क्वेश्चन है, अब मैं नीचे नहीं कर रहा, ऊपर मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को, चलो मिटा दिया तो मैंने, तो कहानी समझ में आ गई नहीं वाली, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ मिटा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, और इसके जो अगला वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं सॉल्व करूँगा थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, बिल्कुल सेम यही है कहानी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिक है, आइए। इसने बोला कि दो जो मीटर ब्रिज है, इस बार इसके पास दो अननोन रेजिस्टेंस हैं x और y, जिसमें से y शंट है। y की पोजीशन कहाँ पे, शंट वाली की। शंट की पोजीशन तो हमें पता है, ठीक है। तो ठीक है, मैं पहले अपना वही रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारे पास कॉपर की स्ट्राइप थी, यहाँ पे मेरे पास x था, और मीटर ब्रिज के हिसाब से जो मेरे को वो दे रखा है, यहाँ पर मेरे पास y था, और यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिप हुआ करती थी, और ये जो कनेक्ट होता है वुडन स्केल से कनेक्ट होता है, राइट। ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। बेटा यहाँ तक दिख रहा है कैमरा में? नहीं। तो बता देते पहले, मेहनत करवा रहे हो, रहने बेटा, वो हिल जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। दिख रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। उधर का भी दिख रहा है, वो नीचे वाला 0.3 सारा दिख रहा है। अरे तो बढ़िया सेट करता है लड़का कैमरा। चलो, ये x है और ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भैया आपके पास मीटर ब्रिज के दो रेजिस्टेंस और y शंट पे था, ठीक है। The null point was found to be at a distance of 33.7 सेंटीमीटर, यानी कि जब ये x अपॉन y कंडीशन थी, यानी अब मुझे x और y दोनों ही अननोन है। इस बार क्वेश्चन बढ़िया है, ये भी x और y बेटा क्या है, दोनों अननोन है। तो इन्होंने बोला कि जब हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस x और y थे, तो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ नल पॉइंट कितने पे मिला, 33.7 पे, ठीक है। तो मैं क्या, देखो जो बैलेंसिंग लेंथ थी वही 11, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आया 33.7 सेंटीमीटर पे हमारे पास ये पॉइंट आया हुआ है। यहाँ तक किसी अच्छे को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल, और l कितना है 33.7, तो ये कितना आ जाएगा 67.3, नहीं 66.3 आना चाहिए। 100 माइनस 33.7, पॉइंट लगाएंगे, जीरो कर देना, 10 में 7 के 3, 60 कितना आ रहा है, 100 माइनस 33.7 माइनस 3 का 66.3 आएगा, तो ये आएगा 66.3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये कहानी मेरे पास आ गई जब मेरे पास पहली कंडीशन थी, मैंने केस 1 को लेके सॉल्व किया। अब बोलता है द रेजिस्टर Y इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। इस बार रेजिस्टर Y को, ये Y है ना बेटा, ये X है, Y को शंट किया गया है बाय 12 ओम से। इस बार 12 ओम Y के ऊपर लगाया है बेटा। जब Y शंटेड बोलेगा तो उसको पैरेलली कनेक्ट करना, ठीक है। तो एंड द नल पॉइंट इज फाउंड टू शिफ्ट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 18.2 सेंटीमीटर। ध्यान सुनना, शिफ्ट बाय लिखा है, अगर शिफ्ट 2 लिखता तो इसका मतलब ये है जो आपको बताया वही पोजीशन उसका नल पॉइंट है, पर शिफ्ट बाय का मतलब है जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे इतना शिफ्ट हुआ है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, शिफ्ट बाय। अब ध्यान से देखो, 18.2 सेंटीमीटर से हमारे पास क्या हो गया है, हमारा डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। अभी डिस्टेंस किस तरह शिफ्ट होगा ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। देखो, अगर मेरे पास पहले जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही थी वो यहाँ तक आ रही थी, अब मेरे पास इसका जो रेजिस्टेंस रहा होगा दिस अपॉन दिस, यानी कि इसका रेजिस्टेंस पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का रहा होगा, राइट। अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कम, क्योंकि ये भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास लेंथ भी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी कम हो जाएगी। यानी कि ये वाली जो लेंथ थी इसकी ये कम हो जाएगी, तो इससे ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर कम हो जाएगा।
यानी कि जो बैलेंसिंग पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती यही कर देते हैं। उसने बोला 18.2, तो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ से इधर लेके गया, लेकिन उस बार शंट यहाँ पर कनेक्ट था, इधर का रेजिस्टेंस कम हो तो मैं इधर लेके चला गया। वायर की लेंथ उस तरफ की कम करो जहाँ का शंट कम हो रहा है, जहाँ का नेट रेजिस्टेंस कम हो रहा है उस तरफ के वायर की लेंथ कम कर दो, कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वायर की लेंथ बढ़ा दो उस तरफ की जहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे अगर इसका रेजिस्टेंस अगर सीरीज से कनेक्ट होता है बढ़ जाता तो वायर की लेंथ बढ़ा जाता, क्यों? क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ ये कम, क्योंकि देखो दिस अपॉन दिस ही तो होता है ना, जब ये कम हो रहा है तो इसका मतलब ये भी कम होगा, इसलिए ये जो शिफ्ट है ये इस तरफ हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं कह सकता हूँ, अच्छा इसका नेट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, R डैश जो नया आएगा 12 इंटू वाई अपॉन 12 प्लस वाई, ये आ जाएगा जैसे पिछली बार किया था, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो मैं सिखा दिया, राइट। अच्छा ये R डैश। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास कहानी ये रहेगी, x का मेरे को नहीं पता है तो x अपॉन, अब ध्यान सुनो, ये शिफ्ट हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, कि यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है ना, कितना शिफ्ट हुआ है 18.2, तो इसमें 18.2 प्लस करना पड़ेगा और इसमें 18.2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो इधर आ गई ना, तो x में तो ये तो बढ़ जाएगा ना बेटा, ये वाला अभी वाला पॉइंट बेसिकली यहाँ पहुँच गया है, जो कि ये कितना है 18.2, यहाँ से यहाँ तक कितना है 18.2, x अपॉन में तो ये वाली वैल्यू बढ़ गई। समझ में आ गई कहानी क्या हो रही है? कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर चल रहा है सब कुछ? तो बच्चे बस यहाँ पे गलती मत करो। ऑब्वियसली बात है इधर लेंथ बढ़ेगी तो इधर 30 होगी ना, है तो 100 मीटर ही टोटल, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर देना x अपॉन कितना है 33.7 है, प्लस करो 18.2 51.9 आ जाएगा, राइट। और इधर करेंगे इज इक्वल्स टू r डैश, क्योंकि इसकी मैं वैल्यू ले रहा हूँ पूरी, r डैश अपॉन 48.1, राइट 48.1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैं r डैश के इधर लेके चला जाता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x बाय r डैश। r डैश की वैल्यू मैं डाल दूँ, क्या डालता हूँ 12y अपॉन 12 प्लस वाई, क्या बेटा? हाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, अभी 12 प्लस वाई तो ऊपर पहुँच जाएगा और 12 यहाँ रहेगा, और एक इसके ऊपर हो जाएगा 51.8 अपॉन 48.1, ठीक है बच्चा। अभी 12 प्लस वाई ऊपर पहुँच जाएगा, 4 टर्म है, x के ऊपर ऑलरेडी बनता है 12 वाई, और इसे मैं यहाँ से लेके आया, ये 4 टर्म है, तो 4 टर्म ऊपर जाएगी, तो आपके पास जाएगा x इंटू 12 प्लस वाई अपॉन 12 वाई इज इक्वल्स टू 51.8 अपॉन 48.1। अब यहाँ पे भी फंस गए, हाँ 40 क्या कह रहे हो 51.9 आई थी, ठीक है तो 9 कर लो यार, अच्छा इतनी बड़ी गलती को इग्नोर कर देते हैं। चलो यहाँ पर देखो अब ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, फंस जाएंगे, यहाँ पे ना फंसे इसके लिए क्या करता हूँ, इसको पहले 12 को इधर ले जाता हूँ, y को इधर ले जाओ x को, तो यहाँ पर देखो कैसे लिखता हूँ, ध्यान से 12 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 51.9 अपॉन 48.1 इंटू 12 इंटू वाई अपॉन x, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? अब देखना जरा x अपॉन वाई की वैल्यू तुम्हें पता है, तो y अपॉन x की वैल्यू इसको उल्टी करके लिख दो ना यार, 66.3 अपॉन 33.7 हो जाएगा, इसको उड़ा के मैं ये कर देता हूँ 66.3 अपॉन 33.7, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व करके तुम्हारे पास क्या बन गया, जो आंसर आएगा उसमें से y में 12 माइनस कर देना, 25 पॉइंट समथिंग आता है, उसमें 12 को माइनस कर देना, 13 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आती है। कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज़, मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा आप लोगों को, कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्लियर है? तो मीटर ब्रिज के नॉर्मल क्वेश्चन तुम्हारे पास P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S पे रहेंगे, लेकिन जो टफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो बस ऐसे बन सकते हैं, बोर्ड लेवल पे या नीट लेवल पे या जेईई मेंस लेवल पे। एडवांस लेवल पे तो पता नहीं कुछ भी देते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स रेजिस्टेंस दे देते हैं, हाँ ये भी रेजिस्टेंस होता है, ऐसे मत देखो, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे पास किसकी, मीटर ब्रिज की। अब फटाफट से आगे बढ़ेंगे हम लोग किसके पास, पोटेंशियोमीटर साहब के पास। और पोटेंशियोमीटर साहब के पास हमारे पास जो कहानी थी उसको लेते हुए आगे बढ़ते हुए आगे ही चलते जाएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लग दो नहीं रहा जिस स्पीड से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो करें। A potentiometer wire of length 1 meter is connected to a driver set of EMF 3 volt। अच्छा, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ हमारे पास 1 मीटर है,
ठीक है, ये कनेक्ट है ड्राइवर सेल जिसका ईएमएफ 3 वोल्ट है। ड्राइवर सेल का मतलब बेटा इधर ये डाल देता हूँ 3 वोल्ट, ये मेरे पास ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल कौन था? मेन ऑक्सिलरी सर्किट है, ठीक है। एज शोइंग फिगर भी बनाई, चलो देखो राइटिंग में पता है मैंने लिखी, तो मैंने जिस मैंने को बोला था मैं थोड़ा सा काम कर देना, तो मैं लिख के चली या फिगर बनाएंगे, तो मैं फिगर यहाँ पे लिखा हूँ एज शोइंग फिगर, ठीक है। व्हेन अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट इज यूज्ड इन द सेकेंडरी सर्किट। अब देखो ये प्राइमरी सर्किट हुआ करता है, यहाँ पे एक रियोस्टेट था, एक की थी, यहाँ पे एक रियोस्टेट आरएस की थी, है ना, ये प्राइमरी सर्किट। अब इसने बोला है कि जब हमारे पास सेकेंडरी सर्किट में 1.5 का ईएमएफ यूज किया जाएगा, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर। इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड किया गया कहाँ पे गया? 60 सेंटीमीटर। ऑन रिप्लेसिंग सेल नोन ईएमएफ, जब मैं इस सेल को, ध्यान सुनना, इस सेल को एक अननोन ईएमएफ से फाइंड कर देता हूँ ई डैश, ठीक है, तो आपके पास जो बैलेंस पॉइंट आता है वो 80 पे आता है, 80 पे आता है। आपको बताना है अननोन ईएमएफ की वैल्यू क्या है। ब्लर हो रहा है, पहले बता देते हैं, नहीं इतना ज्यादा नहीं हो रहा, पर हाँ फिर भी थोड़ा सा। अब ठीक है, चलो कोई बात। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ई डैश निकालना है। अब देखो बेटा, जब हमारे पास 1.5 का था 60 आई, ई डैश पे कितना आएगा? याद करो अपना फॉर्मूला, E1 by E2 इज इक्वल्स टू L1 by L2। याद है ना, पोटेंशियोमीटर में कहानी सिखाई थी मैंने तुम लोगों को, टू डिटरमाइन द अननोन ईएमएफ, है ना, तो कर दो भाई, E1 by E2 इज इक्वल्स टू L1 by L2। E1 कितना है? 1.5, इस पे जो हमारे पास L1 आया कितना आया? 60। E2 हमें निकालना है और इसका बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। बस कोई क्वेश्चन बचा है? x इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 80 बाई 60, सॉल्व करते रहना। 15 चौक 60, 4 दूनी 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी में एक क्वेश्चन बढ़ाता हूँ। अगर ड्राइविंग सर्किट में 1 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ, तो ये ईएमएफ जो अननोन था दूसरा कितना था हमारे पास, जो आया अभी वो 2 वोल्ट का है, राइट। तो मुझे बताओ जो मैक्सिमम करंट होगा वो कितना फ्लो करेगा? क्या आंसर आएगा? फोन आ रहा है, अच्छा इसको भी उड़ा देते हैं फोन को। बेटा फोन कट गया। अब ध्यान सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 3 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट की बैटरी करता हूँ तो मैक्सिमम करंट कितना होगा? तो बेटा आपका आंसर आना चाहिए सर मैक्सिमम करंट होगा 0। सर आपने बताया था कि हमारे पास जो मेन सर्किट होती है उसकी जो बैटरी का ईएमएफ होना चाहिए वो इन दोनों से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे आपने 1 वोल्ट लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो हम नहीं पकड़ पाए थे, और हमारा आंसर आता भी नहीं अगर आप नहीं बताते तो। हम तो निकालने में लगे रहते V = IR से। तो बेटा ध्यान दे देना, एग्जामिनर बहुत चालाक है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा एग्जाम लेगा, तुम्हारा टेस्ट लेगा अगले संडे को है टेस्ट, ठीक है, वो कैसी भी गलती कर सकता है। इस संडे नहीं, अगले संडे, मैंने पहले बोल रखा है। तो ये जो हमारे पास कहानी है ये यही है कि 1 वोल्ट की बैटरी यानी कि इन दोनों से अगर कम हुई तो कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये कहानी क्लियर है, समझ में आ गए? चलो उड़ा देते हैं इसे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी आसान है, और ये तो हम लोगों ने कर भी रखा है। वैसे क्या क्वेश्चन है? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना। इन अ पोटेंशियोमीटर व्हेन स्विच S इज ओपन द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 76.3 सेंटीमीटर। याद करो जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था तब मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक की ओपन करी थी और उसके बाद बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड किया रेजिस्टेंस निकालने के लिए, टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, राइट, याद है। तो मैंने जब एक पॉइंट निकाला था तो मेरे पास उस समय का जो बता रहा है बैलेंसिंग पॉइंट वो कितना आ रहा है हमारे पास 76.3, ये हमारे पास L होगा। दूसरा बोल रहा है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एंड द वैल्यू ऑफ R इज 4 ओम, जब R की वैल्यू नॉन रेजिस्टेंस की 4 ओम है तब जो बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया हमारे पास कितने पे हो गया 60 सेंटीमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है R कितना होगा, सेल C मतलब सर्किट बनाया हो सेल C दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताना है बेसिकली, ये कहानी, ठीक है। बेटा आप बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस का मैंने फार्मूला आपको लिखवा रखा है पोटेंशियोमीटर के केस में, यस, R इज इक्वल्स टू R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L। ये मैंने आप लोगों को कराया था और उस दिन निकाल के भी दिखाया था। मेरे हिसाब से तो अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं,
भाई आर की वैल्यू तुम्हें पता है, आर ये पता है, ये निकालना है, ये पता है, थर्ड क्लास की इक्वेशन। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो ये कह रहा है कि आपके पास इस फिगर में ए बी एक 1 मीटर लंबी तार है। इस वायर की जो ए से बी तक की लेंथ है कितनी है? 1 मीटर लंबी तार है, जिसका यूनिफॉर्म वायर और 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि इस वायर की जो नेट रेजिस्टेंस है कितना है? 10 ओम। अदर डाटा आर शोन इन द फिगर, और बाकी डाटा आपको दे रखे हैं, राइट? आपको क्या बताना है? कैलकुलेट फर्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए। पोटेंशियल ग्रेडियंट याद करो, फॉर्मूला में क्या आया था? B इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू V बाय L आया था, और आपको ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना। अब भैया B तो आपके पास है नहीं, है ना? अब इस सर्किट में जो हमारे पास A से B तक V निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनो, कई बच्चे क्या गलती करेंगे, ये वैल्यू कुछ ये O है, ये O है, और इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा 10 ओम दे रखा है, राइट? AB का रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, हो गया। अब ध्यान से देखो, बच्चे गलती क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो बेटा ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट है, राइट? ये तो प्राइमरी सर्किट है और ये सेकेंडरी, तो ये वाला हमारे पास, इसको यहाँ से तोड़ देना ऐसे, दो अलग अलग सर्किट होते हैं पोटेंशियोमीटर, है ना? तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है तो मुझे लगेगा कि ये पैरेलल है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट नहीं। यहाँ पे एक्चुअली सिखाना मुझे तुम्हें यही था कि ये दोनों रेजिस्टेंस है, यहाँ से छोड़ दोगे तो जितना करंट गया वो इसी में जा रहा है, कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। प्राइमरी सर्किट में अलग करंट जा रहा है, सेकेंडरी में अलग जा रहा है, इसलिए हमारे पास ये दोनों रेजिस्टेंस किस में? सीरीज में, ठीक है? तो जो हमारे पास यहाँ पर K निकलेगा, वो पहले V निकालना पड़ेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। V दे रखा है सीधा, ये तो हो ही जाएगा सिंपल, ये तो हो ही गया। 2 बाय AB की लेंथ कितनी रखी है? L, ये तो हो गया। लेकिन बेटा सुनना, उसने हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर की मांगी, इसकी नहीं मांगी। AB वाले का V निकालना पड़ेगा बेटा, मुझे पहले AB वाले का V निकालना पड़ेगा। तो सीरीज में तो V हमारे पास अलग अलग होता है ना बेटा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। आप गलत कह रहे हैं, आप भी गलत कह रहे हैं, मैं भी गलत कर रहा था, ठीक है? ध्यान सुनो, कहने का मतलब ये है, इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो अलग होगा, जो हमारे पास K आएगा वो सबके सेम होगा, लेकिन इसका लेंथ की अलग होगी, इसकी लेंथ जो भी हमें दी है, इसकी लेंथ दे रखी है ना, तो इसका मतलब मुझे पहले R निकालना पड़ेगा। तो पहले V इज इक्वल्स टू आई आर। I मुझे पता नहीं है, V जो 2 ओम का है, इससे जो मेरे पास I निकलेगा इनटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10। इस वाले की जो हमारे पास 10 दे रखी है, 15 सीरीज में कनेक्ट है, मैंने आपको बताया सीरीज में क्यों कनेक्ट है। तो I इंटू 25, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/25। अब V इज इक्वल्स टू आई आर में सिर्फ इस वाले वायर का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, और I हमारे पास सीरीज में सेम रहता है, तो I की वैल्यू दी रहेगी 2/25। तो V इज इक्वल्स टू I के मतलब 2/25 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा V? 20/25, 5 4 20, 4/5, 0.8 आएगा, 0.84। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब जो आपके पास K आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, 0.8/L, यानी कि L 1 मीटर था, तो हमारे पास K की वैल्यू कितनी आ गई? वोल्ट पर मीटर। समझ में आ रहा है? ये हमारे पास पहला कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट कहता है लेंथ बताइए AO की कितनी होगी जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, यानी कि ये लेंथ बतानी है आपको। अच्छा, AO के जो अब मेरी बात सुनो, आपको लग रहा होगा यार AO तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस नहीं, AO का ध्यान से देखो, ये इस सर्किट से काम कर रहा है, AO इस वाले सर्किट से काम कर रहा है बेटा, और ये रहा O पॉइंट, ये हाँ कहीं पे भी बैलेंसिंग लाइन आई होगी ना, नल पॉइंट हमने गैल्वेनोमीटर में जॉकी लगाई, जॉकी से ढूंढ रहे थे, तो ये हमारे पास नल पॉइंट आया होगा। ये नल पॉइंट हमें बताना था कि भैया इसकी लेंथ कितनी आएगी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कर लेंगे। अब यहाँ पर सेम कहानी, ये जो 1.2 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.3 ओम का, ये किसमें कनेक्ट है? अगेन ये सर्किट हमारे पास सिंगल है, इंडिपेंडेंट सर्किट है, तो ये दोनों सीरीज है, दिख रहे हैं हमें पैरेलल में। ये गलती मत कर देना, मेन क्वेश्चन तो यही था बेटा, यहाँ ये पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अदरवाइज कुछ नहीं पकड़ा। तो ये सीरीज में 1.2 और 0.3 कितना आ गया उसका रेजिस्टेंस? 1.5। अगेन वही कहानी है सेम, 1.5 से पहले I निकालो, तो हमारे पास I कितना आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू आई आर, तो 1 ही आ गया मेरे हिसाब से, 1.5 इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस कर दिया मैंने इसको, 1.2 प्लस 0.3, 1.5 ऐसा है, तो R ये आ गया, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू
1 एम्पियर आ जाएगा। अब इस वाले उसमें मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना ये बताना है मेरे को, राइट। तो ठीक है, कितना आ जाएगा अभी, V इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0.3 यानी कि V इज इक्वल्स टू 0.3। अब आपको लेंथ बताई थी तो K तो सेम ही रहेगा पूरे उसमें, K थोड़ी चेंज होगा, V बाय L तो हर जगह किसी जैसे सेम है, ठीक है। V इज इक्वल्स टू 0.3 हो गया, K इज इक्वल्स टू V बाय L, L बताना था तो L इज इक्वल्स टू 0.3 बाय K कितना आया था बेटा हमारे पास 0.2। सॉल्व कर देना आपके पास आपका क्लियर। तो ये कहानी थी आप लोगों की रिगार्डिंग पोटेंशियल। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, दिमाग लगाना, कोई ट्रिक ये थी कि आपको पहले तो इन दोनों को पैरेलल में करने की गलती मत कर देना। देखते ही लगता है सर्किट पैरेलल में है ना, तो जो हमारे पास प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल है वो अलग सेल है पूरा, उसको पूरे एक में चलाओ, दूसरे में चलाओ के सेम। हाँ, क्योंकि हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं ना, इस वायर पे तो सेम इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे पास जो बैलेंसिंग लेंथ निकाली है इसी वायर की निकाली है ना। कैसी बात कर रहा है, मेरे को कहने का मतलब है इसका तो के अलग होगा क्योंकि इसकी लेंथ अलग है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ निकाला तो मैंने अभी AO लेंथ तो पूछ रहा है और इसी वायर का AB का तो K निकाला था। ये तो इस पॉइंट पे जो K वायर आएगा तो समझ जाएगा सेम आएगा, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा K इज इक्वल टू V बाय L, कि इस पॉइंट पे V बाय L तो हर जगह सेम आएगा ना इस वायर पे, तो इसलिए मैंने K सेम दिया बेटा क्योंकि इसी वायर की तो लेंथ पूछ रहा है AO की। ये नहीं कह रहा ना कि जो है K सब जगह सेम आएगा, ये वायर लिया है AB का, इसी का K निकाला था और इसी पॉइंट पे AO की लेंथ पूछ रहा है। क्लियर है। तो ये कहानी होती है हमारी छोटी सी पोटेंशियल ग्रेडियंट की। मैंने पहले ही बोला था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्वेश्चन तुम्हें जो है फंसा सकते हैं। बाकी यार ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, फॉर्मूला लगाने आंसर आ जाता, ये तो हम लोगों ने क्लास में उड़ा दिए है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन था सिर्फ एक ये अच्छे थे और मीटर ब्रिज के दोनों क्वेश्चन अच्छे, ठीक है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, लेकिन एट द एंड जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं बैठे हुए बच्चे ऐसे कर तो नहीं रहे, फिर भी जिनको लग रहा है कि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं होती ना बेटा, सिर्फ यहाँ पे आ गए और अगले दिन बस्ता उठा के बस देखा भी नहीं, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री ले आए, फिजिक्स है तो फिजिक्स ले आए, इसके अलावा बैग खुलता नहीं है, तो ऐसा नहीं होती ना केमिस्ट्री कॉम्पिटिशन की तैयारी, ठीक है। तो जिन बच्चों को लग रहा है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पोटेंशियोमीटर भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, चाहे वो एनडीए की टॉपिक की तैयारी कर रहे हो या वो जेई की कर रहे हो या वो नीट कर रहे हो या एक्सवाइजेड किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, ठीक है, ये टॉपिक आज कराएं तो बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, मेरे हिसाब से पिछले 4 या 5 लेक्चर हो गए हैं हम लोग बस मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज कर पाए हैं और एक पोटेंशियोमीटर कर पाए हैं। तो एक बार हीटिंग इफेक्ट को पढ़ा लें, उसके बाद जब उसके क्वेश्चन, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन मुझे याद दिलाना, जब मैं हीटिंग इफेक्ट के टॉपिक करा दूंगा तो उसके क्वेश्चन में उसको मर्ज कर देना, डन, ठीक है, याद आपको दिलाने की जिम्मेदारी है, ठीक है। ठीक है, पहले हीटिंग इफेक्ट को जानते हैं क्या होता है, ठीक है। जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास क्या है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यार हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट इसी बंद कर देते हैं बेटा, ये लीजिए, ठीक है। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास कैसे हीट होता है, कोई भी अप्लायंस इसको जानो। जब भी आप लोग किसी सर्किट में से करंट को डालते हैं तो उस वायर का एक रेजिस्टेंस होता है और अगर उस रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो आपके उस करंट को फ्लो करने में रुकावटें आएंगी और रुकावट जब ज़्यादा आएंगी तो करंट एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। कि वायर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और वो जो करंट डेसिपेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो बेटा, आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास जो चार्ज होता है जब किसी भी उससे फ्लो होता है, ये हमारे पास I इंटू टी होता है, I इंटू टी होता है, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपसे कहा कि V इज इक्वल्स टू होता है IR, ये तो आप लोगों को पता है ओम्स लॉ से। अब मेरी बातों को ध्यान से, आप लोगों के पास जब कोई भी चार्ज फ्लो हो, ध्यान सुनना इस चीज, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट का बेसिक तो यही है,
कहने में तो बहुत सिंपल लगता है, एक तार से डाला, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बढ़ गया, हीट बढ़ गई, हीट प्रोड्यूस हो गई, उसी को मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इससे और इससे और इससे कैसे हीट ऊपर नीचे हो, ठीक है। अब जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था तो पोटेंशियल क्या हुआ होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, ड्रॉप हुआ होगा। इस जगह पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, जिधर जा रहा होगा पोटेंशियल गेन हुआ होगा। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, एक्चुअल में यही पोटेंशियल ड्रॉप आप लोगों की एनर्जी का कारण बनता है। जो पोटेंशियल ड्रॉप जितना ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा है। जैसे कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमारे पास कितना बनता है बेटा, क्यू। पोटेंशियल ड्रॉप जो बनता है वो कितना बनता है, क्यू इंटू वी। अब ये जो क्यू वी है ये किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आपका एनर्जी, जिसको आप किसकी फॉर्म में देखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहने का मतलब ये है, यहाँ से चल रहा होगा आपका करंट क्यू, चार्ज चल रहा होगा क्यू, इन टाइम टी कहीं पहुँचेगा। और अगर इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस वी था तो जब यहाँ तक पहुँचेगा तो इससे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, क्यू इंटू वी। और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसकी वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हुई होगी, एनर्जी जनरेट होगी, और उसी एनर्जी को आप क्या बोलेंगे, हीट। तो जो आपके पास हीट एनर्जी आई, ये जो आपके पास हीट एनर्जी है जिसको मैं सिर्फ हीट लिखने जा रहा हूँ, वो किसके इक्वल है, क्यू इंटू वी। क्यू किसके इक्वल था, आई टी, ये तो पता है, आई को सिर्फ पहले दिन ये लेक्चर पढ़ाया। और वी किसके इक्वल है, आई आर। यहाँ से हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या आता है, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से आता है। पढ़ाएंगे तो मैं 10th वाला ही पढ़ाया था, सिंपल सा है ना। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है तो 12th में हम लोगों को समझना है हीट कहाँ से है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रैक्टिकल अप्लायंसेस में जो चीज़ यूज होती है आप लोगों के पास, उसमें जो हीट जनरेट होता है वो ऐसे, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअल में हीट आती कहाँ से, ठीक है, इस चीज़ को जान। मैंने कहा कि मेरे पास जब भी मैं यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई थी, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा देता, जैसे ही मैं टेम्परेचर, इवन टेम्परेचर भी क्या, जब करंट बढ़ा देता तो जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे वो तेजी से कोलाइड कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। तेजी से कोलाइड करने की वजह से, ध्यान सुनना इस चीज़ को, तेजी से कोलाइड करने की वजह से क्या होगा कि जो उनके नॉर्मल एम्पलीट्यूड से पहले इतना इतना ऊपर उछल रहे होंगे, लेकिन जब कॉलिजन एक दूसरे ज़्यादा होगा तो ऊपर भी उछलेंगे, ऊपर भी उछलेंगे और ऊपर चलते जाएंगे। तो ये जब ऊपर उछल रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। जब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो टोटल क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी भी बढ़ रही है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसको ये किस फॉर्म में निकालते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेट, इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेट आउट करते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमें समझ में आता है बेटा, मेन फॉर्मूला यही है। मेरी बात देखना, अगर आपको, अगर मैं बोलता हूँ तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, यहाँ पे T टाइम, राइट। हाँ हाँ, मतलब करंट तो डायरेक्टली है ना, तो आई स्क्वायर, वो वैल्यू ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ हीट, करंट जितना बढ़ाओगे हीट इतना बढ़ेगी, कहने का मतलब ये, राइट। अब देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू कितना लेगा, V बाय आर, I इज इक्वल्स टू V बाय आर। यहाँ पर हमारे पास H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R इंटू R इंटू T, तो V स्क्वायर इंटू T सही लिखा नहीं, R स्क्वायर इंटू R इंटू T, तो V बाय R होगा ना, तो I स्क्वायर में V बाय R स्क्वायर, एक R से एक R कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय R इंटू T। समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ से आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला देके बोल दे कि हीट का बताइए रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको दिखेगा ये तो इन्वर्सली है, लेकिन इसलिए लालच में पढ़ना। मैंने आपको जो पहली डेफिनेशन समझाई इससे, वो समझाने का मेरा मतलब यही था, जो मेन वर्ड आया वो यहाँ से दिखाया मैं, जो मेन हीट आई है वो यहाँ से आई। ये चीज़ तो हम लोग और जगह से डेराइव करके कुछ दिखा रहे हैं, जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल भी गलत चक्कर में मत आ जाना। समझ में आया? तो भैया आपको यही याद रखना है और इस चीज़ से हमारे पास काम चलेगा, ठीक है। हीट की असाइनमेंट क्या है, जो वर्डन की है, जो वर्डन की तो है, तो जूल। अब हमारे पास इसी हीट से रिलेटेड एक चीज़ आती है कि पावर क्या होती है। पावर कुछ भी नहीं, पावर क्या होती है,
वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जो एनर्जी है अपॉन टाइम कर दो, क्योंकि हमें पता है वर्क डन हमारे पास किस फॉर्म में है, यहाँ पर हीट एनर्जी की फॉर्म में। समझ में आ रही है कहानी? कॉम्प्लिकेटेड तो है, सिंपल सी कहानी है। तो एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी अभी हमारे पास, पहले v स्क्वायर नहीं बेटा, पहले है आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टाइम। तो p ये तो हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या है, आई की जगह लिखोगे v बाई आर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आर। बाकी चीज समझ में आ रही है, ये कर दिया। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर। ये अलग अलग फॉर्म होते हैं। पावर की ऐसे यूनिट क्या होती है, वॉट। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, वॉट अपॉन टाइम। तो वॉट पर सेकंड, राइट, टाइम की तो सेकंड होती है, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट होती है जो आपके घरों में आती है उसे किसमें नापते हैं, किलो वॉट आवर। तो 1 किलोवाट जो आपकी यूनिट आती है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो अप्लायंसेस है 1 घंटे में चलने पर अगर 1 किलोवाट लेगा तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, समझ में आता है। अब इसकी जो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होता है ऐसे पूछ लेते हैं। हाँ 36 वाला 10th क्लास का क्वेश्चन है। तो 1 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दो भैया, क्योंकि वाट आ रहेगा एनर्जी, इस तरह से पूछा है ना हमारे पास। तो इसमें कर दो कन्वर्ट यार, 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000। 1 आवर में कितने सेकंड, 60 × 60 यार, 60 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3600 और ये इंटू 1000, 2 और 3 5, 36 × 10 की पावर 5 और ऐसा ही लिखेंगे 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू इतने जूल। 1 कैलोरी में मैंने आपको बता रखा है 4.18 जूल होते हैं, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल लिखते हैं। ये तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक जो है आपके पास चेंज करने का नज़रिया हो सकता है, जिसमें हमारे पास चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की सिंपल सी इंट्रोडक्शन, किससे, इंट्रोडक्शन टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे। आज के लिए भी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना बेटा मेरे को कौन से कराने हैं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन कराने हैं 1-2, और बाकी इसके न्यूमेरिकल्स कराने हैं, और उसके बाद सेल के कॉम्बिनेशन कराने हैं। 2 क्लासेस में लगेंगी, 3 या 4 क्लासेस चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में हम लोग इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।